हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रुप डी नियम में बदलाव के बाद आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी नियम में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव हो गया। सभी साथी इससे परिचित है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्रीवियस चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहां पे जाके देख लीजिएगा। डिटेल से हमने सारी बातों को बता रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ग्रुप डी नियम में परिवर्तन के बाद आखिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है अप्रेंटिस सीधी भर्ती को यहाँ पे अप्रूवल क्यों नहीं दे रहा है। अप्रेंटिस सीधी भर्ती के रिगार्डिंग यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कुछ ऑफिशियल अपडेट क्यों नहीं आ रहा है। पूरा जो मामला है उसको आज की इस वीडियो में हम सही से समझेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप पास आउट है या फिर रेलवे अप्रेंटिस कर रहे हैं, वीडियो के एंड तक बने रहेगा। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जीएम पावर के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आ रहा था, चाहे एआईआरएफ के थ्रू आ रहा था, एनएफआईआर के थ्रू आ रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के थ्रू आ रहा था और पर्टिकुलर एसोसिएशन के थ्रू आ रहा था, हम लोगों ने सारा अपडेट को कवर किया है। कोई भी अपडेट आप लोगों से यहां पे मिस नहीं हुआ है। चाहे बात करें एसोसिएशन का मेमोरेंडम सबमिट को लेकर हो या फिर अभी जो साउथ वाले सीसीए स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका लेकर हो, हर अपडेट आप लोगों को यहां पे सबसे पहले अपडेट किया जाता है। तो पर्टिकुलर आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि भैया हमें जीएम पावर, किसी भी कीमत पे हमको जीएम पावर चाहिए, और आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है हमें क्यों जीएम पावर नहीं दे रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह का क्या है। आखिर हमारे रास्ते का रोड़ा, हमारे रास्ते का कांटा कौन बन रहा है जिसके कारण मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अप्रूवल नहीं दे रहा है। मात्र 20% कोटा पे ही हम सिमट कर रह गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही रोचक तथ्यों का खुलासा आप लोगों के सामने करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें कि भारत में रेलवे अप्रेंटिस का जो सिलसिला है वो कब से शुरू हुआ था, तो बहुत सारे साथियों को पता होगा कि भारत में रेलवे अप्रेंटिस का जो सिलसिला है वो आपका लगभग 1965-1970 के आसपास ये जो सिलसिला है, मतलब रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का उस समय वैकेंसी निकलना शुरू हुआ था। उस समय आप लोगों को पता है कि कुछ भी डिजिटली नहीं था, सारा जो है पेपर मोड पे होता था। उस टाइम क्या होता था कि जितने भी कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते थे, बहुत नाम मात्र आपका रेलवे अप्रेंटिस रिलीज करता था उस टाइम, और जितने भी छात्र रेलवे से अप्रेंटिस करते थे उन लोगों को डिफरेंट वर्कशॉप, डिफरेंट क्लस्टर यूनिट रेलवे स्टेशन पे डायरेक्ट सीधी नौकरी मिल जाती थी अप्रेंटिस के दौरान। ठीक है। और अगर अभी बात करेंगे उस टाइम का अप्रेंटिस और इस टाइम का अप्रेंटिस में बहुत अंतर हो गया, क्योंकि पहले अप्रेंटिस देखेंगे तो पहले 1 साल का नहीं होता था। पहले अप्रेंटिस का जो सिलसिला है वो 2 साल तक का भी देखने को मिलता था। डिपेंड करता है अलग अलग ट्रेड पर, अलग अलग कारखानों पे कि जहां से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो आपका ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर वर्कशॉप में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो डिपेंड इस पे करता था। धीरे धीरे करके ये सिलसिला जो है प्रचलित होते गया। लोग धीरे धीरे अप्रेंटिस के लिए रुचि लोगों में बढ़ने लगी। धीरे धीरे करके इसका जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है वो धीरे धीरे करके इसका क्षेत्र जो है बड़ा होते गया। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एप्लीकांट्स बढ़ने लगे। इसके बाद 2000 तक क्या हुआ कि नंबर ऑफ एप्लीकांट जो है कुछ मात्रा में ज्यादा बढ़ने लगा। तो रेलवे का भी विस्तार होने लगा था उस टाइम तक। अब जैसे जैसे रेलवे का विस्तार होगा, आप लोगों को सीधा सीधी पता है, ये 2024 को छोड़कर अगर हम देखें 2000 सन में बात करें, 2002, 2003, 2005 का बात करें, तो जैसे जैसे रेलवे का विस्तार हो रहा था वैसे वैसे करके क्या हो रहा था कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय की भी कमी हो रही थी। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय की पूर्ति करने के लिए धीरे धीरे करके नंबर ऑफ रेलवे अप्रेंटिसशिप जो संख्या था वो धीरे धीरे करके बढ़ता गया। अब जैसे जैसे करके विस्तार होते गया, नंबर ऑफ एप्लीकांट्स बढ़ते गए और वैसे वैसे करके उन लोगों को डायरेक्ट लेवल 1 पे नौकरी मिलती गई। ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि अलग अलग समय में डिफरेंट जो पार्टी के नेता थे वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में थे, तो उन लोगों ने अपना अलग अलग नियम कायदा कानून, अपना अलग अलग रूल चलाया, जिसके अकॉर्डिंग आपका 2013 तक, 2014 तक, 2015 तक ये नियम यथावत चला कि जो जहां से अप्रेंटिसशिप कर रहा था उनको वहां पे नौकरी प्रोवाइड कर दिया जा रहा था अप्रेंटिस के दौरान। उसके बाद जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होता है, ये नियम को हटा दिया जाता है। क्यों हटाया जाता है इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी जानकारी नहीं है कि भाई जब गवर्नमेंट हमें हटाया, गवर्नमेंट ने इस रूल को हटाया तो क्यों हटाया। ध्यान से सुनिए।
2014 या फिर आप बोल लीजिए कि 2015 से पहले जितनी भी रेलवे में नियुक्तियां होती थी, खासकर अप्रेंटिसशिप को लेकर बहुत ऐसी नियुक्तियां होती थी कि मान लीजिए किसी का प्रॉपर्टी रेलवे क्षेत्र में आ गया, किसी का प्रॉपर्टी रेलवे क्षेत्र में आ गया, या फिर कोई छात्र रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहा था जिनका पहुंच बड़े बड़े अधिकारियों से होता था, जैसे जीएम हो गए, ठीक है, जो जनरल मैनेजर होते हैं उन लोगों से हो गया, उसके बाद जो डीएम होते हैं उन लोगों से हो गया, उसके बाद जो एसएचओ होते हैं उन लोगों से हो गया। मतलब बड़े बड़े अधिकारियों से जिनका पहुंच होता था, तो वो लोग क्या करते थे कि बिना अप्रेंटिसशिप किए हुए, ध्यान से समझिए बात को, बिना अप्रेंटिसशिप किए हुए एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाकर डायरेक्ट रेलवे में नियुक्त पा लेते थे। वैसे क्या होता था कि जो सही में एलिजिबल और योग्य छात्र था उनका नियुक्ति नहीं हो पाता था, परंतु जो छात्र रेलवे से अप्रेंटिसशिप भी नहीं किए, अप्रेंटिसशिप का कुछ मतलब भी नहीं जानते थे, परंतु वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाकर रेलवे में समायोजित हो जाते थे। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे मामला, देखिए मामला कैसा भी हो, धीरे धीरे करके ये उजागर होता ही है और धीरे धीरे करके सभी को पता ही चलता ही है। तो धीरे धीरे करके पता चला, तो जो जैसी न्यू गवर्नमेंट आया और न्यू गवर्नमेंट आते के साथ ही यहां पे इस प्रोसेस को बंद कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का सीधा कहना था कि भैया ये जो है बैकडोर एंट्री है और हम बैकडोर एंट्री नहीं दे सकते। उसके बाद इस प्रावधान को बंद कर दिया गया। 2015 के बाद मैक्सिमम जोन में आपका अप्रेंटिस का सिलसिला यहां पे खत्म हो गया। परंतु अभी भी बात करेंगे तो एक्सेप्शन अपवाद में कुछ ऐसे जोन हैं जहां पे 2020 तक आपका नियुक्ति किया गया है, जिसमें आपका सेंट्रल रेलवे सबसे आगे है, क्योंकि सेंट्रल रेलवे में हमने कुछ टाइम पहले आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड किया था कि सेंट्रल रेलवे में 2020 तक अप्रेंटिस वालों की नियुक्ति हुआ, बहुत अच्छा बात है, होना चाहिए, परंतु जैसे कुछ छात्रों का नियुक्ति हुआ, जैसे कुछ कैंडिडेट को समायोजन किया गया, वैसे भारतवर्ष के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी का समायोजन रेलवे को करना चाहिए था। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो सेंट्रल के हैं वही भारत के रेलवे के अपने बच्चे हैं, बाकी सब जो अप्रेंटिस कर रहे हैं वो कहीं और से अप्रेंटिस करके आए, ऐसा तो नहीं है। तो रेलवे को एक नजरिए से देखना चाहिए और रेलवे को इसके रिगार्डिंग क्लेरिफिकेशन भी देना चाहिए कि हमने सेंट्रल रेलवे में 2020 तक के बच्चों को यहां पे नौकरी दी, तो किस बेसिस पे दिया, किस प्रावधान पे दिया, इसमें रेलवे के क्लियरिफिकेशन देना चाहिए। तो पर्टिकुलर गवर्नमेंट जैसी चेंज हुआ तो भैया यहाँ पे जीएम पावर बंद कर दिया गया। उसके बाद ऐसा नियम लाया गया कि जो भी छात्र रेलवे से अप्रेंटिस करेगा उसको रेलवे में नौकरी नहीं मिलेगी, परंतु हाँ उनको अलग से कोटा दिया जाएगा, उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा। तब आप लोगों के लिए लागू हुआ 20% का पॉलिसी। ये पूरा आपका सफर था रेलवे में सीधी भर्ती से लेकर रेलवे में कोटा पाने तक का। अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो आपको यहां पे क्या मिलता है, तो आपको यहां पे 20% का छूट मिलता है, 20% का कोटा मिलता है। ग्रुप डी में, एएलपी में आप बात करेंगे, टेक्नीशियन में बात करेंगे तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है कि जो छात्र रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं उनको मैक्सिमम एज में 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी आपका आरपीएफ हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, ये सब में आपको कोई भी छूट वगैरह नहीं मिलता है। हालांकि अभी सभी एसोसिएशन प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वन टाइम जो सेटलमेंट है वो कम से कम यहाँ पे किया जाए, ताकि जितने भी बड़ी से बड़ी संख्या में जो रेलवे अप्रेंटिस छात्र बेरोजगार हैं उनका बेरोजगारी को दूर किया जा सके। इसके बाद एक और सबसे बड़ा फैक्टर था जिसके कारण सरकार को ये बड़ा निर्णय लेना पड़ा। वो क्या फैक्टर था, ध्यान से समझिए। वो बड़ा फैक्टर ये था कि आप लोगों का 1 साल में टोटल रेलवे, आप लोगों को पता ही होगा कि कितना अप्रेंटिस भर्ती निकालता है, हमने एक आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया था कि 1 साल में बात करें तो रेलवे में टोटल अप्रेंटिसों की संख्या लगभग यहाँ पे 50,000 है। मतलब 1 साल में रेलवे 50,000 अप्रेंटिस भर्ती निकालता है। अगर सोच लीजिए कि जीएम पावर अगर लागू रहता तो 1 साल में ये जो 50,000 भर्ती निकाला जा रहा, 50,000 भर्ती रेलवे नहीं निकालता। ठीक है, मानते हैं कि अगर यहाँ पे 1 साल में रेलवे 30,000 भी अगर भर्ती निकालता तो क्या ये पॉसिबल था कि ये 30,000 में 30,000 सभी छात्री को डायरेक्ट समायोजन किया जा सकता था? क्या प्रत्येक साल रेलवे ग्रुप डी में 30,000 पद खाली हो पाएंगे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऐसा संभव है ही नहीं कि प्रत्येक साल 30 से 40
40,000 यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारी यहाँ पे रिटायर हो, या फिर 30 से 40,000 प्रत्येक साल रेलवे ग्रुप डी में आपको वैकेंसी देखने को मिले। क्या पॉसिबल है? ये आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसीलिए मेन वजह यह भी था कि इसमें जीएम पावर को सरकार ने यहां पे बंद कर दिया। ठीक है, हालांकि सभी लोग चाहते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट हो, और नहीं तो ये जो 20% का दायरा है, ठीक है, ये जो 20% का दायरा है, इस 20% दायरे को बढ़ाकर कम से कम रेलवे वाले साथियों के लिए 50% का कोटा यहां पे लाजमी है करना, और रेलवे को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। हालांकि आप लोगों के लिए यहां पे नया पॉलिसी का निर्माण हो रहा है। अब उस पॉलिसी में कोटा को बढ़ाया जा रहा है या फिर एलपी टेक्नीशियन में भी आपको कोटा दिया जा रहा है, इसके रिगार्डिंग अभी तक किसी को कोई भी सूचना नहीं है। ये इंटरनली काम हो रहा है और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, इसीलिए डिपार्टमेंट ने इसे गुप्त रखा है। अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी क्लियरिफिकेशन कोई भी आपको नहीं दे सकता। मैं क्या अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी नहीं दे सकता। अगर आपको कोई बता रहा कि आपका कोटा बढ़ रहा है या फिर ये जीएम पावर आ रहा, तो आपको गुमराह कर रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि रेलवे ने इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है, और बहुत जल्द आपका जीएम पावर के लिए बोल लीजिए या फिर रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के लिए बोल लीजिए, एक आपका सेपरेट मीटिंग होने वाला है। ठीक है, तो उस मीटिंग का आपको नहीं, जितने भी भारतवर्ष के रेलवे अप्रेंटिस छात्र हैं, जितने भी भारतवर्ष के आईटीआई पास सभी छात्र हैं, सभी को बेसब्री से इंतजार है। और उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया जाता है, इसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को पल पल का सूचना दिया जाएगा। अब आप लोगों के सामने यहां पे दो रास्ता दिख रहा। पहला, आप लोग जीएम पावर का सपोर्ट करिए, क्योंकि एक से कभी भी कुछ नहीं होता, और दूसरा आप लोग तैयारी भी अपना करते रहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अकॉर्डिंग अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच आपको रेलवे ग्रुप डी का भर्ती देखने को मिलेगा, जो मेरे अनुसार लगभग आपका 25 से 30,000 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर हम मानते हैं कि कोटा ही 20% कोटा ही के अकॉर्डिंग अगर लें, जो अभी प्रेजेंट टाइम में लागू है, तो आपका 6,000 आपको पोस्ट देखने को मिलेगा। आप सोच लीजिए कि 6,000 पद पर रेलवे अप्रेंटिस के हजारों छात्र इसमें फाइट करेंगे। तो आपको लड़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी अपनी जारी रखना है, ताकि किसी भी तरह आप कमजोर साबित ना हो सको। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल है, आपका जो भी ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।